हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज मैं आपको क्लास 9 का यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। वन शॉट में रहेगा, पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट रहेगा। आप ये चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ें, ओके। और इसका एग्जांपल दे सकते हैं। आरएस वाला ऑटोमेटिक फिर बन जाएगा, मैं आपको बता दूंगा इसमें सारा, ठीक है। दोनों अलग अलग मत पढ़िएगा, एक ही साथ में पढ़िएगा और बोलिएगा तो मैं आरएस वाला प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। वन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या किस चीज के बारे में बताया गया है। तो इसमें मेनली क्या है, यूक्लिड्स नाम का एक साइंटिस्ट है, ओके, जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लोर किया है हर चीज को। और ज्योमेट्री होता क्या है, मैं पहला क्लास जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री मतलब होता है टू मेजर। तो जब मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा था तो अर्थ का बहुत सारा मटेरियल या सब्सटेंस बोलिए उसको मेजर करना था। तो उसी लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया था, चैप्टर बनाया था ज्योमेट्री। अब देखते होंगे ज्योमेट्री ज्यादातर मैथ में उस तरह से नहीं पढ़ना है इसका बहुत सारा ब्रांच है, बट डायरेक्ट आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ते हैं क्योंकि डायरेक्टली किससे लिंक है, मेजरमेंट से। किससे लिंक है, मेजरमेंट से। वन सेकंड देख लेता हूं वीडियो, हाँ चालू है। तो ये डायरेक्ट जो है मेजरमेंट से है। किससे है, मेजरमेंट से। तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ज्योमेट्री मतलब कि अब देखिए कि द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जब हम लोग अर्थ को मेजरमेंट करते थे, अब किसी चीज का डायमीटर, रेडियस, बहुत सारा चीज इसमें अर्थ पर है कि ना, वो सब के लिए हम लोग ज्योमेट्री वर्ड यूज करते हैं। जियो का मतलब अर्थ होता है और मेट्री मतलब टू मेजर। दिया यूक्लिड्स ने, इसलिए यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और इंट्रोडक्शन मतलब समझ ही रहे, जैसे मैं इंट्रोडक्शन करता हूं, माय नेम इज आदित्य पवन, आई एम टीचिंग यू व्हाट, मैथ्स एंड साइंस ही पढ़ाता हूं मैं, लेकिन नहीं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। अब इससे पहले बहुत सारे क्या है, फिलोसफर आए, ठीक है, या बोल सकते हैं साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया। तो उसमें से, और हम लोग का अगर हिंदू, अब देखिएगा हिंदू क्या बोलते हैं, जो रिलीजन है उसमें हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेद। वेद कितने होते हैं, 4 वेद। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है अथर्ववेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद। तो ये 4 वो वेद होता है, उसी में से एक अथर्ववेद है। अभी जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब अथर्ववेद का हो रहा है। अथर्ववेद मतलब उसमें जितना जादू हो गया, टोना हो गया, जितना भी अभी हम लोग सब कर रहे हैं, यही चौथा वेद है, समझे, ये वेद है। अब उसी वेद में लिखा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं। और 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल को पता उसी का सब्सिडरी ट्रायंगल बनाया गया, जिसको क्या बोला गया, 43 मतलब सब्सिडरी मतलब क्या है, उसके साथ में इनडायरेक्टली, समझे। अब ये सब इसके बाद जैसे कि 2-3 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, किसमें, आर्यस वाल में नाम दिया हुआ है। जैसे ब्रह्मगुप्त आए थे, ठीक है, दो आर्यभट्ट और एक ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और एक ब्रह्मगुप्त और एक भास्कर। तो एक ब्रह्मगुप्त और एक आर्यभट्ट और एक क्या, भास्कर। इन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, किससे रिलेटेड, जैसे कि थ्योरम। भास्कर 2 ने क्या दिया, थ्योरम के बारे में दिया। जैसे कि आर्यभट्ट ने आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या किया, पिरामिड को, ये सब वगैरह क्या, वैल्यू ऑफ पाई का बताया। जो आर्यभट्ट थे, वैल्यू ऑफ क्या दिया, पाई दिया। तो इस सब का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, किस चीज में, ज्योमेट्री में। ऐसा नहीं कि सारा उन्हीं लोगों ने दिया, हमारे भी दिए हैं। तो आप याद रखिएगा, आर्यभट्ट और भास्कर 2 और कौन, ब्रह्मगुप्त। अगर ब्रह्मगुप्त का बारे में बात करेंगे तो उन्होंने डिस्कवरी किया था फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्या, क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप समझते होते हैं, जिसका अपोजिट, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 180 होता है। चलिए, तो ये 3 साइंटिस्ट इंडियन थे, कौन कौन, एक थे ब्रह्मगुप्त, एक थे आर्यभट्ट और एक क्या थे, एक का नाम था भास्कर 2, जिन्होंने क्या दिया, भास्कर 2 ने मतलब कि आप बोल सकते हैं, अच्छा, आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू दिया और ब्रह्मगुप्त ने, अब जो भी ब्रह्मगुप्त है ना, उन्होंने डिस्कवरी किया क्वाड्रिलेटरल का, और उन्होंने थ्योरम जो होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड ये सब टॉपिक उन्होंने कौन दिया, वो थे आपका भास्कर 2, ओके।
तो 3 साइंटिस्ट है। उसके बाद क्या है कि अगर अथर्ववेद के बारे में बात करें तो 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 43 सब्सिडरी, मतलब उससे उसी के जैसा ट्रायंगल को बताया गया, उससे रिलेटेड। और उसके बाद एक आए थेल्स। कौन आए? थेल्स। थेल्स ने बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, क्योंकि कुछ भी लिखा जाता है तो विदाउट रिसर्च नहीं लिखा जाता। तो उन्होंने एक प्रूफ दिया। इनका मेन जो है ना प्रूफ सबसे पहले थेल्स दी। थेल्स आप पढ़िए क्लास 10 में, थेल्स थ्योरम, उसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसके बाद थेल्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस स्टूडेंट थे, पुपिल्स, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया है, पाइथागोरस थ्योरम, क्या कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या? बेस का स्क्वायर। ये किसने बोला है? ये बोला है आपके पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने। अब जब इनका मतलब टर्म पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया, तो फिर आए यूक्लिड्स। और यूक्लिड्स एक टीचर थे, समझे। अब उसने सारा का जो कंट्रीब्यूशन था उसको कलेक्ट किया। ही अरेंज एंड कलेक्ट इन पार्टिकुलर, ऐसे बोल सकते हैं आप, उसको अरेंज किया और कलेक्ट करने के बाद उसका नाम दे दिया, पता है क्या? एलिमेंट। क्या नाम दे दिया? आप बोलिए सर एलिमेंट तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। आई नो, वंस अगेन, हाँ वो एलिमेंट जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ना है, बट क्या कीजिएगा, उन्होंने नाम दे दिया है तो आप उनका बुक का नाम आप पढ़ सकते हैं कि उनका बुक का नाम क्या था? एलिमेंट। जो किसने दिया? यूक्लिड्स ने। और उसमें उन्होंने इसको 13 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, 13 चैप्टर। ही डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर, उसको 13 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। सब ज्योमेट्री के बारे में उसमें बात लिखा हुआ है। ओके, अब समझ, अभी आप लोगों को लग रहा है कितना ये सब इजी, मतलब इजी है यार, सब लिखा, नाम आ गया। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको लग रहा है उस टाइम, समझिए जो इंसान मतलब कुछ सोच नहीं सकता था, अभी तो बहुत सारा क्या हो चुका है, मॉडर्न बन चुका है, आपके पास हर चीज अवेलेबल है। इससे पहले समझिए, अभी का बात नहीं है, लगभग बीसी का बात है, 500 अभी से जोड़िएगा तो लगभग 2500 ईयर्स अगो बीसी का बात है, समझे। 536 बीसी अराउंड बोल सकते हैं, या 400 या 500 बीसी, उस समय की बात है। उस समय हाइपोथेटिकल सोचना भी एक अपने आप में क्या है, समझिए कि बहुत बड़ा बात है, समझे। तो इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम एलिमेंट था, और उसका 13 चैप्टर में उसको डिवाइड कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब वो बुक में कुछ कुछ बात लिखा, और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट 2, 3, 4 बात लिखा गया है, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि थेल्स के स्टूडेंट हैं कौन? पाइथागोरस। ओके, और यूक्लिड्स ने क्या किया? सारा स्टेटमेंट को कलेक्ट किया जो पाइथागोरस ने, और किसने दिया था? दिया था क्या बोलते हैं, थेल्स। और उसी को उन्होंने एलिमेंट का नाम दिया, उसको बुक में कन्वर्ट कर दिया, चैप्टर में कन्वर्ट किया। कितना? 13 चैप्टर। अब आइए उसमें पहला जो टॉपिक है एक्सियम। अब इसके बारे में इस चैप्टर में मेनली आपको पढ़ना एक्सियम और पोस्टुलेट्स। एक्सियम एंड क्या है? पोस्टुलेट। एक्सियम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियम? द एक्सियम इज द बेसिक स्टेटमेंट और प्रिंसिपल दैट इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू विदाउट प्रूफ। ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, विदाउट प्रूफ दैट इज प्रूव्ड, वो बिना प्रूफ के प्रूव्ड है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, ये मैथ के हर सेक्शन में यूज होगा, लॉजिक में, रीजनिंग में, इंटेलिजेंस में, हर जगह ये क्या है? एक्सेप्टेड है। हर जगह क्या है? एक्सेप्टेड है। कहीं पे ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इसको कि ना, अब चाहे आप मैथ में लीजिए, चाहे आप रीजनिंग में लीजिए, कोई भी लीजिए मैथमेटिक्स का ब्रांच में, हर जगह एक्सेप्टेड है एक्सियम। तो एक्सियम कुछ नहीं है, एक बेसिक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट होता क्या है? द स्टेटमेंट मतलब होता है कि ए सेंटेंस कैन बी जज ट्रू एंड फॉल्स। देखिए मैं यहां लिखा हूं कि ए सेंटेंस कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स, मतलब ऐसा एक चीज, एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम जज करते हैं कि गलत है कि सही। अगर गलत और सही को जज करते हैं तब उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। देखते हैं आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, और कहता है कि पढ़िए और पढ़ के बताइए कि स्टेटमेंट ए में सही है कि बी। हम लोग बोलते हैं ए इज ट्रू और बी इज क्या? फॉल्स। ये दोनों ट्रूथ, ए एंड बी इज ट्रू,
कभी कभी क्या करता है, असर्शन रीजन, ऊपर देगा स्टेटमेंट और नीचे दे देगा रीजन, कहेगा ये स्टेटमेंट है उसका ही रीजन है, समझे। सपोज बोल दिया कि v इक्वल टू स्टेटमेंट है कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म क्या है, मोशन है, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ओरिजिन दिया वेलोसिटी इसीलिए जीरो है। अच्छा सॉरी यहां पर दिया वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये स्टेटमेंट रिसेशन क्या है कि वेलोसिटी जीरो है, ओरिजिन क्या है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, तो ये सही है, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है, इसका रीजन सही है। अब देखिए कोई भी स्टेटमेंट दे दिएगा आपको ट्रू और फॉल्स करने पड़ेगा, तो स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि सेंटेंस कैन बी जस्ट टू बी ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो एन एक्सियम एक बेसिक स्टेटमेंट है, ओके। और प्रिंसिपल बोल सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल समझते हैं ना, बेस, जिसको एक्सेप्टेड एज ए ट्रू विदाउट प्रूफ, उसको लेकिन बिना प्रूफ के वो एक्सेप्टेड है। अब एक बात याद रखिए, ये हर जगह अवेलेबल है, मैथमेटिक्स को कोई ब्रांच जाइए हर जगह क्या है, सही है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन पोस्टुलेट्स आर सिमिलर टू एक्सियम, पोस्टुलेट्स जो है वो भी सिमिलर टू एक्सियम है सिमिलर, बट दे आर डिफरेंट, उन लोग डिफरेंट है। अब पोस्टुलेट्स भी एक स्टेटमेंट है, एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट स्टेटमेंट प्रूफ स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री इस सिर्फ ज्योमेट्री में बात करता है, ज्योमेट्री का जो ही पोस्टुलेट होता है वो रिलेटेड टू, अब बहुत सारा एक्सियम है और उसी एक्सियम में से कुछ पार्ट ऐसा निकला है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो सब को हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स, क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं, ओके। तो दोनों सिमिलर लगेगा, अरे सर ये भी तो ही है कि स्टेटमेंट एज्यूम, देखिए एज्यूम किया जाता है, ऐसा एज्यूम है, समझे, कि विदाउट स्टेटमेंट इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एक मैथ में यूज होता है और ये कहां होता है, ये आपका ज्योमेट्री में होता है, ये हर जगह यूज होगा, इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में, हर जगह, बट ये हर जगह नहीं है। तो ये हो गया पोस्टुलेट्स, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट सेम, ये सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। चलिए अब स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट तो बता दिए कि ऐसा सेंटेंस जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं, जज करते हैं गलत है कि सही है, उसके बाद बताते हैं। थ्योरम, थ्योरम कुछ किसको बोलते हैं, इट्स अ स्टेटमेंट दैट कैन बी रिक्वायर्ड टू प्रूव, ऐसा स्टेटमेंट, थ्योरम हम बता रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग को प्रूफ करने की जरूरत पड़े उसको थ्योरम बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने कहा कि ए बी सी एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180, अब इसको प्रूफ करने की जरूरत है, आप लोग 9 में प्रूफ भी कर कीजिएगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रायंगल में कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, प्रूफ भी करवाऊंगा, है कि नहीं। और किस हिसाब से बोलिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180, समझे। तो ये स्टेटमेंट्स दैट रिक्वायर्ड टू प्रूफ इज कॉल्ड क्या, थ्योरम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरम बोलेंगे, ओके, क्या बोलेंगे, थ्योरम, समझे। ये हो गया थ्योरम, स्टेटमेंट हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट थ्योरम। अब इतना आपको समझ में आ गया, तो ये मेन वर्ड था जो आपको समझ में आना चाहिए, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, स्टेटमेंट, थ्योरम, ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत पड़े दैट इज कॉल्ड थ्योरम। और स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, सेंटेंस कैन बी जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक्सियम एक क्या है, बेसिक स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने के, और प्रिंसिपल है जिसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और पोस्टुलेट्स एक एज्यूम है ना, वो क्या है, स्टेटमेंट है विदाउट प्रूफिंग स्टेटमेंट है, समझे। दे आर सिमिलर बट नॉट सेम, वो सेम है। और स्पेसिफिकली ये यूज कहां होता है, ज्योमेट्री में, कहां होता है, ज्योमेट्री में। तो आपको इतना बात याद रहना चाहिए। अब आइए, यूक्लिड्स ने कुछ एक्सियम दिया रिलेटेड टू, एक्सियम दिया, इंपॉर्टेंट एक्सियम दिया, ओके। तो उस एक्सियम को हम लोग अभी पढ़े हैं, और कुछ पोस्टुलेट्स दिया, और इसको नंबरिंग से याद रखिएगा, समझे। ये वही तरह से है, हाइड्रोजन 1 नंबर पर, हीलियम 2 नंबर पर, लिथियम 3 नंबर पर, बेरिलियम, समझे, बोरॉन 5 नंबर पर, कार्बन 6 नंबर पर, नाइट्रोजन 7 पर, ऑक्सीजन 8 पर, फ्लोरीन 9 पर, नियोन 10 पर, सोडियम 11 पर। उसी तरह से ये भी क्या है, एकदम नंबर बेसिस पर है, मतलब कि रैंकिंग सेम है, आगे पीछे मत लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसी तरह से। चलिए, तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यूक्लिड्स ने पहला क्या, बहुत इजी बात बोला है, सो इजी।
अभी क्या है, अभी हम लोग को पता है, लेकिन अभी हम लोग को पता है, पहले पता नहीं था। करा थिंग्स व्हिच आर इक्विलिट्स एक्सियम, सम इंपॉर्टेंट इक्विलिट्स एक्सियम। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर कोई चीज, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज इक्वल है, ठीक है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग। मान लेते हैं x बराबर y है, x बराबर क्या है, y है, तो थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और मान लेते हैं कि यहां पर बहुत सारे नंबर है, x है, y है, z है, मान लेते हैं a है, ये सब है, और ये सब इक्वल है। थिंग्स आर इक्वल टू सेम, सब इक्वल है, सब इक्वल है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मान लीजिए क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और सब इक्वल हैं, तो कोई भी एक बच्चा उठा लो, हमसे उसको कंपेयर करो तो वो इक्वल होगा, तुमसे कंपेयर करो तो भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर वो सेम थिंग है और इक्वल है तो वन अनदर का इक्वल होगा ही। अब कोई भी वन अनदर हो सकता है। मान लो मेरा नाम आदित्य है तो आदित्य पवन के इक्वल है, प्रिया जो है वो निक्की के बराबर है कि नहीं? तो क्योंकि सब इक्वल है, आदित्य इक्वल टू पवन, पवन इक्वल टू निक्की, ठीक है। मान लेते हैं अनीस, अनीस इक्वल टू, मान लेते हैं पल्लवी, अनीस इक्वल टू क्या, पल्लवी, तो पल्लवी बराबर है तो पवन की बराबर है, क्योंकि सारे चीज एक ही क्लासरूम में है, सारे इक्वल है, तो एक दूसरा के इक्वल रहेंगे। समझे? ये कहना चाह रहा है इसमें, स्टेटमेंट थोड़ा समझा कीजिए। तो थिंग्स अगर इक्वल है आपस में तो सारे एक दूसरे का क्या रहेगा, इक्वल। तो पहला खत्म हो गया। अब सबको पता है, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, टू या मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, if equals are added to equals then whole are equal। सपोज कीजिए 2 इक्वल टू 2 है, इक्वल्स आर इक्वल, 2 इक्वल टू 2 इक्वल है, और इक्वल्स आर एडेड टू बोथ साइड, 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, तब क्या मिलेगा, आफ्टर एडिशन यू गेट 5 इक्वल टू 5। तो वही कहा, इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल, अगर हम इक्वल, इफ इक्वल कोई भी इक्वल नंबर ले, 2 4 5 6 7, उसको ऐड करते हैं LHS और RHS में, ओके, तो दोनों साइड आफ्टर ऐड करने के बाद जो होल नंबर मिला, होल क्या है 5, ये होल क्या है 5 है, ये दोनों भी इक्वल होगा। सिंपल है। अगर सपोज कीजिए यहां पे AB प्लस x प्लस y है, सपोज कीजिए, और यहां पर 2 ऐड कर दीजिए, यहां भी 2, तो x अब होल क्या है, x प्लस 2 और y प्लस 2, अभी दोनों इक्वल है क्योंकि x बराबर क्या है, y है, x इक्वल टू क्या है, y है। तो इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल देन होल्स आर इक्वल, पूरा क्या रहेगा, सेम, ओके। तो 2 नंबर में एडिशन कॉन्सेप्ट। थर्ड में क्या है कि अगर हम कोई इक्वल नंबर है, 10 इक्वल टू 10 है, इक्वल नंबर है, और इफ सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, इफ सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड इक्वल, मान लेते हैं 2 सब्ट्रैक्ट किए, कितना मिला 8, तो इक्वल्स इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल, इक्वल कोई नंबर है उसमें इक्वल्स कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, 2 इक्वल नंबर है 10 10, और उसमें 2 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या मिला, होल क्या मिला 8, वो भी इक्वल होगा। मान लेते हैं 8 माइनस करेंगे तो फिर होल क्या मिलेगा 0, तो भी इक्वल होगा। अगर कोई चीज इक्वल है उसमें सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड सेम नंबर, तो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ओके। तो ए कहता है क्या आपका, ए आपका हो गया थर्ड, क्या हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है, फोर्थ में कहता है कि अगर एनीथिंग एन ए और बी एक नंबर है और इसी पर कॉन्साइड कर रहा है सी एंड डी, कॉन्साइड मतलब समझते हैं, देखिए ये पेन है, ये दोनों मार्कर है, और ये मार्क कॉन्साइड कर गया, एक कॉन्साइड कर गया, ये ऐसे कॉन्साइड कर गया, समझे, कॉन्साइड कर गया, इसी पर पड़ जाना था पूरा ऐसे, तब कॉन्साइड कर गया मतलब दोनों का लेंथ ब्रेथ सब क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वही कहता है कि थिंग्स व्हिच कॉन्साइड वन अनदर, थिंग्स व्हिच कॉन्साइड विथ वन अनदर और इक्वल टू वन अनदर, अगर कॉन्साइड कर गया, ये कॉन्साइड कर गया पूरा ऐसे दम, ऐसे मान लेते हैं, अभी ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे थोड़े होगा, कॉन्साइड कर गया दम पूरा एक ही पर आ गया, तो हमेशा क्या रहेगा, वो एक दूसरे के इक्वल। मान इसी पर एक लाइन आ रहा हो गया CD, इसी पर आ गया PQ, सब कॉन्साइड कर रहा है, लाई करना एक ही लाइन पर, इसको कॉन्साइड बोलते हैं, तो ये भी क्या रहेगा, इक्वल। अगर कोई चीज कॉन्साइड कर रहा है तो सारा इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा, ओके। तो ये हो गया फोर्थ, याद रखिएगा कि अगर कॉन्साइड कर गया तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, वो इक्वल ही होगा। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन, फिफ्थ में क्या कहता है, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट,
अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ओके, यू हैव 100 रुपीज। अब तुम्हारे पिताजी बोले कि बेटा 20 रुपया अपनी सिस्टर को दे देना, 20 रुपया तुम ले लेना और 60 रुपया मम्मी को दे देना, ओके, जो चेंज बचेगा। अब बताइए 100 का कितना पार्ट? 4 पार्ट, एक बहन सिस्टर और एक ब्रदर और एक माताश्री को दिए, आपने मम्मी को दे दिया। अब सब जो भी 100 जो पार्ट है, 100 का पार्ट है, तो इससे जो इन चारों पार्ट्स, तीनों पार्ट से 100 क्या है? बड़ा है। तो वही कहा है कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जो होल होता है ना पूरा, वो बड़ा से हमेशा, मतलब कि छोटा, मतलब जो पार्ट है उसका, उससे हमेशा बड़ा रहेगा। अब समझिए आपके पिताजी हैं और आप हैं, आपके पिताजी तो आपसे बड़े ही होंगे ना, आप कितना भी कुछ कर लीजिए नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, ये सही नहीं है उतना, लेकिन सही है, इमोशनली और संस्कार एकदम सही है, 100% सही है, ओके। तो ए क्या हो गया? इक्वल हो गया, ओके। तो हाँ, इक्वल नहीं मतलब कि ए पार्ट बड़ा होगा। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज नहीं है, मान लीजिए अभी ले लेते हैं 80 रुपीज है, इसका 1/4 पार्ट आपने किसी को दे दिया। 1/4 80 का कितना होता है? जिस बच्चा को नहीं निकालने आता है सीख लो, 1/4 20 रुपया, 20 रुपया दे दिया। तो अब जो पार्ट है 1/4 वो 80 से क्या है? छोटा है। मतलब होल पार्ट क्या है? बड़ा है। होल मतलब पूरा, तो पूरा पार्ट बड़ा ही होगा। अब मान लीजिए आपका घर है, एक बहुत बड़ा घर था, 2 भाई हैं, बंटवारा हो गया आधा आधा, तो आधा पार्ट आपको मिला, आधा पार्ट तो आधा पार्ट जो है वो पूरा पार्ट का क्या है? पूरा पार्ट से छोटे ना है जी, मतलब इनडायरेक्टली पूरा पार्ट, जो पार्ट आपको मिला उससे क्या है? बड़ा है, ओके। तो ऐसे समझिए, तो ये हो गया, वही कहता है कि होल इज द ग्रेटर देन अ पार्ट। जो पूरा होता है ना वो हमेशा पार्ट से क्या होता है? छोटा। कि चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए कोई चीज है जो डबल है, जैसे मान लेते हैं 2x है, x का दुगना है, मतलब x प्लस एक्स, तभी ना हुआ होगा 2x, x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। तो ये जो थिंग्स है x इक्वल होगा। थिंग्स विच आर डबल, समथिंग, सेम थिंग, कोई भी इक्वल है कि ना कोई चीज का और उसका डबल है, इसका मतलब सेम थिंग है, इक्वल टू वन अनदर। मान लेते हैं कि 2ab है, 2ab है, तो यहां पर क्या आया? ab प्लस ab। तो ab और ab क्या है? इक्वल है। ab और ab इक्वल है, तभी तो 2ab हुआ। तो अगर कोई चीज दुगना है किसी चीज का, तो जिस चीज का दुगना वो आपस में जब 2 बार ऐड हुआ होगा तभी ना ट्वाइस हुआ, तो आपस में इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है? 7 थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, वही है, सेम थिंग्स आर, हम छोड़ दिए हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, ANOTHER, अनदर, एक दूसरा क्या रहेगा? इक्वल। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास हाफ है कोई चीज का, मान लेते हैं कि AB का हाफ है, AB का हाफ CD है, AB का हाफ कुछ है, या ऐसे मानते इसको, 820 है, ठीक, 20 है, और थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। अब थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग, हाँ इसका हाफ है, इसका हाफ है, मान लेते हैं 20 का आधा कितना? 10, अभी 10, 10 क्या होगा? इक्वल होगा, यही कहा। दिस इज कॉल्ड एक्सियम। क्या है? पहला है कि थिंग्स इक्वल, अगर कोई मान लेते हैं नंबर, बहुत सारा लोग हैं, सब इक्वल है, तो आपस में हर लोग एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरा क्या कहता है? कोई भी इक्वल नंबर है, एनीथिंग विच आर इक्वल और एडेड टू बोथ साइड इक्वल, देन होल आर इक्वल। थर्ड क्या कहता है? अगर कोई इक्वल है, अगर कोई इक्वल चीज है और उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल, तो होल्स आर इक्वल। ये कितना है? थर्ड। फोर्थ क्या कहता है कि अगर हम लोग, फोर्थ में क्या है? थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर, अगर कोइंसाइड कर रहा है, समझे, तो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और फिफ्थ क्या कहता है? जो कोई भी होल चीज होता है वो पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक। और 6 और 7 तो बतेवे किए कि दुगना वाला एगो हाफ वाला, दैट्स इट। ये हो गया आपका क्या? एक्सियम। 7 क्या हो गया? एक्सियम। अब आइए पोस्टुलेट्स में, ओके। अब आइए पोस्टुलेट, यहां पर दिख नहीं रहा होगा ना, आप इसको लिखिए तो फिर मिटा देते हैं। चलिए
इसको मिटाते हैं, उसको लिखते हैं। अब आते हैं एक्सियम। चलिए, पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यूक्लिड्स पोस्टुलेट। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एनी अदर पॉइंट। देखिए, पहला समझिए, जो कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम एक पॉइंट से और कोई और दूसरा पॉइंट से हम ड्रा कर सकते हैं, कोई भी हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, 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 मान लेते हैं। अब कोई बच्चा ऐसे ड्रा करेगा तो भी ये स्ट्रेट लाइन है। अगर एक पॉइंट ऐसे है तो भी ये पॉइंट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ए बी। अगर ए होगा तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी, सी और बी होगा, सी और क्या होगा, बी। कोई बच्चा सी से इधर करता है तो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक पॉइंट को हम, एक ही पॉइंट को, एक पॉइंट से कोई भी एनी पॉइंट को कोई अदर एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब वो कैसा भी हो। अब कोई बच्चा कहेगा ये टेढ़ा है सर, तिरछा, तिरछा नहीं है, तुमको लग रहा है, तुम हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेसिस से सोते हो, समझे। अगर तुम अभी खड़ा हो तो तुमको लग रहा है कि हम क्या है, वर्टिकल है। सुत जाते हो तो, समझे, तो अलग अलग कंडीशन है। तो ये आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट मान लेते हैं कि ये है और ये क्या है, ए है। ओके, तो यही कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर। दूसरा क्या कहता है कि टर्मिनेटेड लाइन, इस शब्द में याद रखिएगा, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली या इंडलेस, प्रोड्यूस इंडलेस, ये बोल सकते हैं इनडिफिनिटली, इनडिफिनिटली। ओके, इसको हम इनडिफिनिटली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं स्पेलिंग। कहां गया, NITELY, इनडिफिनिटली। इसको हम कोई भी टर्मिनेटेड लाइन, कोई भी टर्मिनेट मतलब कटा हुआ लाइन को, उसको कहीं तक भी क्या कर सकते हैं, घिस सकते हैं। अब ऐसे मान लीजिए एक लाइन है, ये टर्मिनेटेड है, मान लीजिए कहीं से निकल गया है लाइन। अब इसको हम कहीं कितना भी कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, डन। बस याद रखिएगा कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन रहेगा तो उसको इनडिफिनिटली क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर सकते हैं, घिस सकते हैं। ए सर्किल, तीसरा क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहने का मतलब है कोई भी सर्कल है तो उसको कोई भी सेंटर से कोई भी रेडियस के, अब सपोज कीजिए कोई सर्कल ड्रा किए तो ये वो पॉइंट यहां ले लिए, तो यहां से ऐसे करके आर्क ले लिए, कंपास को ऐसे घुमा दिए, पूरा बन गया वो सेंटर। मान लीजिए कोई बच्चा सेंटर यहां से लेता है तो इसको ऐसे बन जाएगा। और रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, रेडियस 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट और कोई भी रेडियस लीजिए, वो सर्कल क्या होगा, ड्रा हो सकता है। ओके, तो वही कहता है कि सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एनी रेडियस, एनी क्या, रेडियस। ओके, एनी रेडियस। और चौथा क्या है, चौथा आपको मैं बता रहा हूं, चौथा क्या है ना कि अगर कोई भी चीज, चौथा आपको मैं लिख देता हूं कि ऑल राइट एंगल्स ऐसे लिखता हूं, एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल
टू वन अनदर एक दूसरा के क्या रहेगा, इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल रहेगा। अब राइट एंगल ऐसे हो, इतनी को हो, चाहे राइट एंगल इतना को होगा, सब राइट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, चांद से जो होता है वो आप मेजर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सब इक्वल रहेगा। 90 है, जितना वैल्यू वहां आएगा उतना ही वैल्यू यहाँ आएगा। 1 सेकेंड। तो आपको हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल। ओके, तो ये हो गया आपका कहने का मतलब चौथा, फोर्थ बोल सकते हैं। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में बता रहा हूं क्या है, दिखाई नहीं दे रहा था ना, कोई बात नहीं है। फिफ्थ में क्या, देखिए फिफ्थ में क्या कहता है कि अगर कोई लाइन्स है, लिख दूंगा मैं ऊपर, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, एक ऐसे है एक ऐसे है, ये लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, और ये मान लेते हैं ए मान लेते हैं बी, ए मान लेते हैं सी, ए मान लेते हैं डी, और ये एल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है जी और एच पर। तो जो ये एंगल होगा ना, इंटीरियर एंगल होगा, इन दोनों का जो सम होगा ना 180 से छोटा होगा। 180 से क्या होगा, सेम साइड लेंगे तो इंटीरियर एंगल अगर सेम साइड लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, इंटीरियर एंगल अगर सेम साइड लेंगे ना तो क्या होगा, 180 से छोटा होगा, ए वाला, समझे। बस ये आगे जाके क्या होना चाहिए, बाइसेक्ट होना चाहिए। अब ए बोलेगा तो ए कभी नहीं होगा, समझे, ए आपका कभी नहीं होगा 180, इन दोनों का सम होगा, क्योंकि ए क्या कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं होगा, ये आगे जाके फैलते जा रहा है, समझे। एक कब होता है, जब जिस साइड में बाइसेक्ट करता है, तो इसी को लंबा लिफाफा में बता दिया। तो फिफ्थ में आप नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, नहीं तो आप लिख लीजिएगा तो फिर ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा है मत लिखिए। ओके, तो ये हो गया एक्सियम, और क्या हो गया, पोस्टुलेट्स। आपको लिखना है तो लिखिए, फिर आपको मैं आगे बताता हूं कुछ और बात। चलिए अब देखिए आगे, अब आइए कुछ कुछ का डिफिनेशन। अब इसमें डिफिनेशन क्या है, सबसे पहला डिफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट। पॉइंट किसको बोलते हैं, थ्योरम इसे तो बता दिए। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं। तो आ जाइए सबसे सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख सकते हैं आप। पहला आप लिख लीजिए पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, तो देखिए पॉइंट मीन्स होता है, इट इज द लोकेशन, इट इज द डॉट लाइक स्ट्रक्चर which mark on the copy which has no length, breadth and height. It is dot like a structure, आप लिख सकते हैं, it is dot like a structure, like a structure which are, which are या which has no length, breadth and height is called क्या, पॉइंट। इसको हम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट में ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, ना तो हाइट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। दिया हुआ है क्या इस समय, पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, ये भी सही है, पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये बोल सकते हैं। पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर या विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड क्या, हाइट। ओके, अब आइए क्या, अब नेक्स्ट आइए लाइन सेगमेंट। दूसरा आइए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट पता है किसको बोलते हैं, जिसके पास टू एंडिंग पॉइंट होता है, जिसके पास टू एंडिंग पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब सपोज कीजिए ये है और ये बी है, अब एंडिंग पॉइंट है ए, अब इधर ना बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, जस्ट के तरह रहेगा, मतलब इतना ही बड़ा रहेगा, इससे बड़ा नहीं कर सकते। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, द स्ट्रेट पाथ which has two ending point A and B,
ए एंड बी इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड, आप बोल सकते हैं क्या, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, जिसके पास टू एंडिंग पॉइंट हो। अब तीसरा क्या है जाइए, लाइन, या आप बोल सकते हैं लाइन नहीं तो क्या, रे, रे बोल सकते हैं। तो रे किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं भैया, तो देखिए एक होता है लाइन और एक होता है रे, एक होता है लाइन और एक होता है रे। देखिए रे में क्या होता है, वन साइड एंडिंग पॉइंट होता है और एक साइड एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो दोज लाइन सेगमेंट, दोज लाइन या दोज लाइन which has one side is ending, a path, a straight path which has one side is ending point or one side is unending, endlessly produced। आप इसको एक साइड से दम कहीं, अब मान लीजिए इधर डेसिमल है, अब ये एरो है, तब इधर की ओर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर ये पॉइंट इधर डाल देते हैं, मान लेते हैं, और एरो इधर डालते हैं, इसका मतलब है एंडिंग पॉइंट ये हो गया और ये इंडिफिनिटली क्या होगा, इंक्रीज जाएगा। ओके, वन साइड से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा इनडिफिनिटली। ओके, सिमिलरली लाइन में क्या होता है कि ए स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज टू एंडलेस पॉइंट, टू एंडलेस, वो इनफिनाइट तक प्रोड्यूस होगा। अब सपोज कीजिए यहां से, अब दोनों साइड से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब किताब में भी जो है आप लिख सकते हैं, जैसे किताब में लिखा रहता है लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इंडिफिनिटली बोथ डायरेक्शन, वही तो मैं बोल रहा हूं, ए पाथ, स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज प्रोड्यूस इन बोथ साइड इंडिफिनिटली, दैट इज कॉल्ड लाइन। तो आप लिख लीजिएगा, बस इसमें क्या लिखना है कि वन एंडिंग पॉइंट होगा, वन एंडलेस पॉइंट होगा, इन्फिनिटली पॉइंट होगा, प्रोड्यूस इन्फिनिटली, और इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज प्रोड्यूस इन बोथ साइड इनडिफिनिटली, दैट इज कॉल्ड लाइन। ये लाइन का हो गया, ये हो गया लाइन, हो गया, समझ में आ गया ना, लाइन। अब लाइन के बाद क्या, ये लाइन के बाद ये हाफ लाइन। हाफ लाइन क्या होता है, जो इक्वल, मतलब कि इसका आधा हो, जो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड कर जाए। अब आइए कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर, 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 कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई कोलिनियर पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाई कोलिनियर पॉइंट। देखिए एक होता है कोलिनियर, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक और होता है कॉन्कुरेंट लाइन, कॉन्कुरेंट लाइन। अब ये सब क्या होता है, सुनिए, इफ टू एंड मोर देन टू पॉइंट्स lie on the same line, if two or more than two line, if two or more than two points lies on the same line या line segment या रे, कुछ भी बोलिए, समझे, lie on the, क्या है, मोर देन, लाई ऑन द सेम लाइन बोल सकते हैं, लाइन रे बोल सकते हैं, या लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड लाई ऑन द सेम लाइन, इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। अगर एक ही लाइन है या एक ही रे है, कुछ भी मान लीजिए ना, और इस पर बहुत सारा पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है, हम जो लिखे ए बी सी डी ई एफ जी, समझ जाइए, ये है पी और क्यू, तो ये सब कॉलिनियर हो गया। अगर इधर लिख दिए तो ये नॉन कॉलिनियर हो गया, क्योंकि ये एम है और ये एन है, तो इसी लाइन पर थोड़ा एग्जिस्ट कर रहा है, ये अलग हो गया। तो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेगा तो उसको कॉलिनियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कॉलिनियर, समझे, तो हो गया कॉलिनियर। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, टू लाइन इफ इंटरसेक्ट टू पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोले, टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और कॉन्क्रुएंट लाइन क्या होता है, कॉन्क्रुएंट क्या होता है, इसको आप लिख दें क्या, टू लाइन्स हैविंग कॉमन पॉइंट, ये लिख सकते हैं, टू लाइन हैविंग कॉमन पॉइंट, कॉमन
point is called intersecting line. Two lines having common point of intersects लिख सकते हैं. Common point are called intersecting lines. अब सुनिए कॉन्कुरेंट किसको बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्कुरेंट? अगर एक ही पॉइंट से टू एंड मोर देन टू लाइन क्या करता है, पास होता है. एक ही पॉइंट से इसी पॉइंट से बहुत सारा लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट पास करता है. दैट इज कॉल्ड कॉन्कुरेंट लाइन. ए पॉइंट, ए लाइन where two and more than two lines passes to this line, that is called concurrent lines. उसको क्या बोलेंगे, concurrent line से बोलेंगे. तो इसको भी लिख देते हैं, 3 or more than 3 line intersect at a 3 or more than 3 lines, 3 line passes a point इज कॉल्ड क्या, कॉन्कुरेंट. एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करते तो क्या कहलाएगा, कॉन्कुरेंट. तो ये सब आपको बात पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं. अब मान लीजिए, अब तो इतना समझ में आ गया. अब आते हैं एक्सरसाइज पर. ओके, बस इतना आपको याद रहेगा, बन जाएगा. अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में. अब खाली एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ओके, चलिए देखते हैं. वीडियो सही है, मिटा देता हूं ये सब. बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 क्वेश्चन है बस. आपको संडे को फिर मिलेगा एक नया वीडियो, या मंडे को मिल जाएगा, जिसमें क्या रहेगा ना, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर रहेगा. रियल नंबर, ये कुछ देखते हैं क्या करवाना है, या लाइन्स एंड एंगल भी रह सकता है. पहले पोलिनोमियल दे देंगे. ओके, पूरा पोलिनोमियल उसमें मैं करवा दूंगा. इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, देखते हैं इसमें क्या है. 5.1 सबको पता है, 5.1 सर बता रहे हैं. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया, आपको बता दिए सारा. पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. अब उसका आंसर देना है उस रीजन का. तो पहला का फर्स्ट क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, ये चारों यूज थ्रू अ सिंगल पॉइंट. अब इसका ये दिया हुआ है. अब इसका आपको आंसर लिखना है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक ही लाइन क्या होगा, पास होगा. ये फॉल्स है. एक लाइन कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास एक थ्रू सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है. अभी तो हम पढ़ा है कि एक पॉइंट से बहुत सारा पॉइंट पास होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्कुरेंट. तो ये गलत है. ये क्या है, फॉल्स. ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट से एक ही लाइन थोड़े पास होगा. देखो ये हुआ, एक ए हुआ, पॉइंट यहां बनाते हैं, और एक ए हुआ, एक ए हुआ, इनफिनाइट होगा. हाँ, अगर आता इनफिनाइट लाइन कैन बी पास थ्रू सिंगल पॉइंट, देन इट इज ट्रू. बट ओनली वन लाइन कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग. समझे, रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है. तो यहां पर क्या लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, इनफिनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट से हम लोग इनफिनाइट लाइन को ड्रा कर सकते हैं. चलिए दूसरा कह रहा है, दूसरा में कि देयर आर एन इनफिनाइट number of lines which pass through
डिस टू पास थ्रू THROUGH पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टेंस पॉइंट। अभी कह रहा है कि देर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, बहुत नंबर ड्रा होगा किससे, थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट है, मान लीजिए ए है और एक बी है, मान लेते हैं यहां। अब इससे कह रहा है बहुत सारा लाइन क्या करेगा, ड्रा हो सकता है। देर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन, गधा है लगता है इनसे। अब बताइए दो पॉइंट है, यही तो पोस्टुलेट्स में बोला गया है। पोस्टुलेट्स में आप पढ़े होंगे कि दो पॉइंट से हम, कोई भी एक पॉइंट है और एक पॉइंट और है, तो दो पॉइंट से हम एक पॉइंट और है, दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगा। आई बोला इन्फिनाइट, बोलिए यही सही है, ये गलत है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा फॉल्स। ये हो गया फॉल्स हो गया, समझे, ये क्या है, फॉल्स है। यहां पर आंसर लिखाएगा ओनली वन लाइन कैन, ठीक ना, क्या है, लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट, एक ही लाइन होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, ये फॉल्स है। अब यहां पर क्या कीजिएगा, अब इसी को एक ही बार चलाते रहिए बार बार, तो हो जाएगा 1 करोड़। अब एक ही मान लीजिए एक ही आदमी को 10 बार गिनोगे तो हो जाएगा ना जी, समझे कि नहीं। लेकिन अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो फॉल्स में आएगा, इसलिए क्योंकि एक ही लाइन ड्रा होगा, तो इसका आंसर होगा ओनली वन लाइन। ओके, वन लाइन ड्रॉ, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ, नॉट इन्फिनाइट, रॉन्ग है। चलिए 3 में, ए टर्मिनेटेड लाइन, ए टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely on both sides, indefinitely on both side, मतलब कि ये बात है कि अगर कोई इनडिफिनिटली क्या है, कोई भी टर्मिनेटेड है, कटा हुआ लाइन है, मान लेते हैं ये है और ये बी है, पी क्यू से हम इसको यहां से टर्मिनेट कर दिए, काट दिए, तो काटने के बाद जो पी क्यू बचा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो लाइन है अब इनडिफिनिटली प्रोड्यूस होगा, यही तो कहा है, आप पढ़े होंगे पोस्टुलेट्स में कि अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको इनफिनाइट हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, समझे, इनफिनाइट आप पढ़े होंगे पोस्टुलेट्स में, कटा हुआ है तो ये तो क्या है, ट्रू है, तो ये क्या होगा, ट्रू। वाई, बिकॉज इट हैज नो एंडलेस पॉइंट, इसके पास एंडलेस पॉइंट नहीं होता, इट हैज इनडिफिनिटली प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड भर भर के बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि सोच नहीं सकता है, तुम सोच नहीं सकते हो जितना बड़ा होगा। चलो हो गया, ज्यादा नहीं समझे ना, तो तुम कुछ और सोचे लगोगे। चलिए अब आ जाइए 4 में आ जाइए। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल, कह रहा है इफ टू सर्कल आर इक्वल, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, देन रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इक्वल। अरे भैया बताइए, सर्कल इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्कल अगर इक्वल है तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओवरलैप कर जाएगा, और इक्वल है तो रेडियस इक्वल ही होगा। तो यहां पर लिख देना यस, क्या लिख देना, यस, अगर ये है तो इक्वल होगा, बिकॉज इक्वल सर्कल है, इक्वल रेडियस, इक्वल सर्कल का रेडियाई इक्वल होता है, दैट्स इट, इसमें क्या बात है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और इसमें एक और है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th है, वो मैं बता देता हूं, 5th में इस साइड बता देता हूं, यहां पर रीजन लिख लीजिएगा, इक्वल सर्कल है, इक्वल रेडियस, मैं बोल देता हूं। अब क्या एक फिगर दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिगर है ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, हम नहीं कह रहे हैं, दिया हुआ है, और ए बी इक्वल टू एक्स वाई है। अब कह रहा है
ए बी पी क्यू और एक्स और वाई। देन प्रूव इसको प्रूव करना है। ए इक्वलिट्स एक्सएम बोला गया है क्या कि इफ इक्वल्स, अगर कोई इक्वल है, सब इक्वल है तो एक दूसरा के इक्वल रहेगा। अब सुनिए, इक्वलिट्स एक्सएम ही बोला गया, ध्यान सुनिएगा कि अगर कोई इक्वल सब्सटेंस है, कोई भी चीज इक्वल है, कोई भी चीज क्या है, इक्वल है, और तो अगर वो इक्वल है, क्लास में सारे क्लासरूम में सारे बच्चे इक्वल हैं तो एक दूसरा के इक्वल रहेंगे। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि सॉरी, अब ए भी, अब लगता है कि आ रहा है, सॉरी देखिए ए बी इक्वल टू, अब इसको प्रूव कैसे करना है, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी क्यू, ओके, और पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स बाई, तो हम लिख सकते हैं एक्स बाई इक्वल टू पी क्यू। इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या 2 कंपेयर कर देंगे तो ये आर एच एस इक्वल हो गया तो एल एच एस क्या हो गया, इक्वल, ए बी बराबर क्या हो गया, एक्स बाई। यूक्लिड्स ने कहा कि अगर कोई इक्वल चीज है, जैसे ए बी के बराबर पी क्यू है और यहां एक्स वाई के बराबर पी क्यू है, मतलब पी क्यू यहां पर ये बराबर है और यहां पर ये बराबर है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है, ए बी एक्स के बराबर है। ऐसे समझिए, आप मेरे बराबर है, सपोज कर लीजिए कि आप, कोई भी इतने बच्चों कोई भी देख रहा होगा, आप समझ जाइए, या सिंगल बच्चे देख रहे हैं वो अपने आप में समझे कि आप मेरे बराबर हैं, ओके, आप जो हैं वो मेरे बराबर है, ओके, और मेरे बराबर मान लेते हैं कि प्रियंका पल भी है, या मान लीजिए त्रिशा है, कौन है, त्रिशा है, मेरे बराबर त्रिशा है, इसका मतलब आप भी त्रिशा के बराबर है क्योंकि आप तो मेरे बराबर है, समझे, आप हैं मेरे बराबर हमारे और मैं त्रिशा के बराबर हूं, तो त्रिशा जो है इनडायरेक्टली आपके बराबर है, नहीं है, त्रिशा जो है आपके ही बराबर हो गई, समझ रहे हो, बराबर हुई है बस, ठीक, अब आगे मत सोचना। अब देखिए तो ये हो गया कहानी, इसी तरह से ए बी क्या हो गया, इक्वल, यस एक्स ए बी इक्वल टू, फ्रॉम इक्वलिट्स पोस्टुलेट वी कैन से दैट क्या, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, इतना लिखने के बाद दैट्स इट। अब पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। चलिए अब क्या है दूसरा क्वेश्चन में, गिव डिफिनेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आर देयर अदर टर्म्स आर नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे और हाउ माइट यू डिफाइन दे। अब ये कुछ नहीं है, डिफिनेशन खाली लिखने के लिए सीख जाइए, बस वही है, फालतू में आप लोग इस सब में मत पढ़िए। आर देयर अदर टर्म्स आर नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। अब देखिए मान लीजिए पैरेलल लाइन आपको डिफाइन करना है, पैरेलल लाइन से डिफाइन करना है, एक हो गया ए, इसको डिफाइन कीजिए, फिर दूसरा में लिखा है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, फिर लिखा है क्या, लाइन सेगमेंट, फिर लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल, तीसरा ना हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल, फिर लिखे हैं एनसीईआरटी स्क्वायर, क्या स्क्वायर। अभी पता क्या कहना चाह रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, कि जो टर्म्स है इसको डिफाइन कीजिए। अगर मान लीजिए इसको डिफाइन करने के लिए कोई और लाइंस डिफाइन करना है, कोई और टर्म्स, तो उसको भी क्या कर दो, डिफाइन, तो ठीक है भैया कर देते हैं, मेरा क्या जाता है। अब देखिए अगर आपको पैरेलल लाइन डिफाइन करना है तो आपको पैरेलल लाइन के लिए सबसे पहले दो लाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो लाइन। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन जब भी बनेगा दो लाइन चाहिए कम से कम, ऐसे तो 3 4 10 100 1 लाख बनेगा, इन कम से कम टू लाइन्स, यू शुड हैव 2 लाइन, एटलीस्ट 2 लाइन, व्हाट, टू मेक पैरेलल बनाने के लिए। तो अब दो वो लाइन है, कहता है कि लाइन को पहले डिफाइन करो, तो लाइन को नहीं डिफाइन करने आता है, लाइन क्या है, इट स्ट्रेट पाथ
which has no endless point, which can produce on both side indefinitely, जिसको हम दोनों साइड indefinitely प्रोड्यूस करेंगे उसको लाइन बोलेंगे। अब एक लाइन ले लेते हैं ए, अब एक लाइन ए ले लेते हैं, बोथ आर सेम, बोथ का डिफिनेशन क्या है, सेम। अभी दोनों का बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल। द डिस्टेंस बिटवीन एट एवरी पॉइंट बिटवीन दीज लाइंस आर इक्वल। अगर इस लाइन के बीच में एवरी पॉइंट पर डिस्टेंस इक्वल है, देन यू कैन से दैट एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो पैरेलल लाइन का डिफिनेशन यही होता है, क्या होता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल at every point that is called क्या, पैरेलल लाइंस, that is called पैरेलल लाइंस। अगर कोई इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल एट एवरी पॉइंट, हर जगह हर पॉइंट में दो लाइन है, हर यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, इक्वल है। अब कोई कह रहा है इसे तो इक्वल है जी, ए वाला लाइन इक्वल होगा, हम कह रहे हैं ऐसे, अगर इक्वल है तो क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइंस। ओके सर, ये हो गया पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर होने के लिए टू, एक चाहिए क्या आपको, रे, और एक चाहिए लाइन या लाइन सेगमेंट, कुछ भी चाहिए। तो लाइन सेगमेंट तो आता ही है, उसको डिफाइन किस लिए कीजिएगा, बोला है बस माथा बुकाता है इन लोग कि ए अगर लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है, ए लाइन है, ए रे है, अभी लाइन है, क्योंकि इसका एंडलेसली पॉइंट दूर है, इसका एंडिंग पॉइंट है नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि टू रे, टू लाइन इंटरसेक्टिंग सच दैट दे फॉर्म 90 डिग्री। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर क्या फॉर्म करता है, 90, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विच फॉर्म 90, जो क्या बनाए 90 एंगल, विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, उसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। अब कहेगा सर ये क्या लिखा हुआ है, तुम लोग समझ में नहीं आता है जी, मतलब पूरा चाहिए। अब चलो, अब ऐसे है लाइन है, अब यहां पर इंटरसेक्ट किया, कर गया, अब यहां पर 90 बन गया, तो इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। बुझ लू, यस सर, बुझ गए सर, बुझ गए सर, आता है सर। लाइन सेगमेंट नहीं बताएंगे, बता चुके हैं, ए स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज टू एंडिंग पॉइंट, ओके, ऑन बोथ साइड, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, दैट्स इट। चलिए, रेडियस ऑफ सर्कल, ये तो और इजी है जी। द रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है कि अगर कोई सर्कल है और अगर एक मेरे प्यारे स्टूडेंट इस सेंटर है, पता है ना, सर्कल का सेंटर पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ये है सर्कमफ्रेंस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, द डिस्टेंस between center to circumference is called radius of circle, radius of क्या, सर्कल, radius of क्या लिखेगा, सर्कल, ओके, RADIUS, रेडियस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, समझे, तो ए हो गया, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। अब स्क्वायर आइए, ए भी कोई लिखने का चीज है ना, स्क्वायर किसको बोलते हैं, देखिए स्क्वायर, स्क्वायर पता है, अगर कोई बच्चा लिखता है कि क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड आर इक्वल एंड व्हिच 90 इज कॉल्ड क्या, सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पूछिए, अगर कोई स्क्वायर है, अगर देखिए स्क्वायर का दो कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई बच्चा लिखता है कि ऑल साइड आर इक्वल इट इज कॉल्ड स्क्वायर, की गलत है, क्यों, ऑल साइड आर इक्वल इट मींस दैट इज कॉल्ड रोम्बस, रोम्बस आर सिमिलर प्रॉपर्टी टू अ स्क्वायर,
All sides are equal or also called rhombus. The difference between rhombus and a square is what? The difference between is a square has all side, and rhombus all side are equal. But rhombus have not equal diagonal, but a square have equal diagonal. A square का diagonal equal होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन rhombus का equal नहीं होता है. तो you cannot say that all sides are equal. This is a square. ओके, तो आपको एक स्टेटमेंट जोड़ने पड़ेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल which all sides are equal and all sides are equal and diagonals are equal. एक quadrilateral which has equal sides and diagonal equal side and diagonal and form 90 each and form each 90 degree and form each angle 90, क्या बनाएगा 90. दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर. बन गया. तो ये हो गया आंसर दूसरा का सारा का आंसर. ओके, अब आते हैं थर्ड. अब आते हैं हम लोग थर्ड पे. ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आधा घंटा या 45 मिनट में खत्म हो जाएगा. एनसीईआरटी पता है एक ही क्वेश्चन में चर्चा को क्वेश्चन देगा. चलिए, कंसिडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन. थर्ड में है कंसिडर्ड टू postulates given below. पहला स्टेटमेंट है given any distinct point A and B there exist a third point C which is in between A and B. और इसमें है टू में कि देयर exist at least 3 points that are not on the same line. अब इसका क्वेश्चन पता है क्या? डू दीज postulates contain any undefined term. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्या है इसमें कि आर दीज postulates consistent और तीसरा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स postulates explain. क्या कीजिए? एक्सप्लेन.
अब देखिए कह रहा है कि कंसिडर कीजिए टू पोस्टुलेट्स दिया हुआ है, 1 और 2, और 3 को क्वेश्चन है। फर्स्ट पहला क्या है कि आर दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, या डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। अब कह रहा है 3 क्वेश्चन है, चलिए जवाब देते हैं पहले। तो कंसिडर करना, गिवन एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। अब 2 पॉइंट है ए एंड बी, मान लेते हैं ए और बी है, ए और क्या है, बी है, बहुत अच्छी बात है। और इसी पर एक सी जो है इसके बीच में है, सी बीच में है, मान लेते हैं। तो गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए और बी है, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी बिटवीन देम। सही बात है, यस एग्जिस्ट कर सकता है, बहुत सारा कर सकता है, लेकिन कर सकता है, गलत नहीं है। मतलब यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नॉट फॉल्स। क्या नहीं कर सकता, सी बीच में नहीं कर सकता, कर सकता है, क्या दिक्कत है। अगर 2 लाइन है और उसके बीच में बोले तो 2 पॉइंट कर सकता है। ओके, अब कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ध्यान समझिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट और दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पर नहीं है। मान लेते हैं एक लाइन है, एगो P है, इधर पॉइंट है, एगो Q है, एगो R है, और सेम पॉइंट पर नहीं है। हाँ, तो क्या दिक्कत है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी है किसी पर हो, आगे पीछे पॉइंट हो सकता है। हाँ, इसका पॉइंट इसी पर होगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और लाइन का पॉइंट है तो आगे पीछे हो सकता है, इसमें भी गलत नहीं है। तो दोनों चीज क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, उसी लाइन पर नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है एटलीस्ट 3 पॉइंट जो कि सेम लाइन पर नहीं है। 3 क्या 100 भी कर सकता है। तो यहां पर आंसर है क्या होगा, आप समझिए, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो आप देखिए पोस्टुलेट, यूक्लिड्स पोस्टुलेट में क्या क्या बोला गया था, उसमें पॉइंट के बारे में कहीं पर डिफाइंड नहीं है। आप सुने हैं कि पॉइंट के बारे में कुछ बोला है, यूक्लिड्स नहीं बोला है, तो पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। अच्छा, बिटवीन वर्ड भी यूज नहीं किया उसने, पोस्टुलेट्स में बिटवीन वर्ड भी क्या किया, यूज नहीं किया है। यहां तक और कोई वर्ड लिखा हुआ है, देख दीजिए तो, बीच बिटवीन, हाँ कुछ और लिखा हुआ है, एटलीस्ट दीज, हाँ लाइन बिटवीन, और क्या पॉइंट भी कहीं हम देख देते हैं, हाँ पॉइंट, एक कोई वर्ड के अनडिफाइंड टर्म है। तो यहां पर क्या, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो पहला आंसर होगा यस होगा, यस इट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, कंटेन्स अनडिफाइंड टर्म सच एज क्या, पॉइंट लाइन एंड बिटवीन, एंड क्या बिटवीन, एंड लिख लीजिएगा। ये जो है ना कंटेन कर रहा है, ना तो पॉइंट का डिफाइन है, ना तो लाइन का है, ना तो बिटवीन का। तो पहला का आंसर हो गया। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्ट मतलब आप बोल रहे हैं कि आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, कोई बोल रहा है हम छक्का है और प्रॉपर्टी शो कर रहा है लड़का का, समझ रहे हो ना। तो एक कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए, विरोधाभास नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे बोल दिया कि मेरा घर है, ठीक है, और कह रहे हैं कि ये जो घर है ना ये मेरा दोस्त के पापा के नाम पर है, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आप उस समझ रहे हो ना कि दोस्त के पापा है, नहीं ना। तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब विरोधाभास, ठीक। अब जो बोले स्टेटमेंट उसी को आप गलत ठहरा रहे हैं। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, ये अलग है, दोनों का सिचुएशन अलग है। बोथ स्टेटमेंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। तो ए कंसिस्टेंट है, यस दे आर कंसिस्टेंट, यस दे आर, या दीज आर क्या है जी, डू आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यस दीज आर कंसिस्टेंट, ए कंसिस्टेंट है। ए कहां कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, एक कॉन्ट्रडिक्ट थोड़े हो रहा है, नहीं हो रहा है कॉन्ट्रडिक्ट,
विरोधाभास है, ए अलग सिचुएशन है, ए अलग सिचुएशन है, इसका अलग है, ये स्ट्रेट लाइन पर एगो था और एक पॉइंट, एक ही लाइन पर अलग अलग पॉइंट के बारे में इसमें बोल रहा था, तो दोनों क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट्स, नहीं, क्या ये इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट फॉलो करते हैं? डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो दे डू नॉट फॉलो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली। तो आप लिख सकते हैं क्या कि बट नॉट फॉलो डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है, बट डू नॉट, आप यहां लिख सकते हैं इट डू नॉट फॉलो डायरेक्टली, डायरेक्ट फॉलो डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है। फ्रॉम इक्विलिब्रियम एक्सियम किससे, टू से, टू में ऐसा लिखा हुआ है, आप देखिएगा पोस्टुलेट्स में, सॉरी, ओके, आप इतना लिख देना, डू नॉट फॉलो क्या, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ठीक ना कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहा। आप लिखिएगा डू नॉट फॉलो डायरेक्टली। क्या आंसर दिया हुआ है इसको? समझे, ये एक्सियम पार्ट पॉइंट 1 को फॉलो कर रहा है, एक्सियम पार्ट पॉइंट 1 को फॉलो कर रहा है, लेकिन डू नॉट फॉलो का क्या, डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं फॉलो कर रहा है, सही है, ओके। ये हो गया, ये हो गया 3। अब आते हैं 4, 5, 6, 7, कहानी खत्म हो जाएगा। पानी उनी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं। चलिए अब आ जाइए आगे, आपको हम बताएंगे अगला क्वेश्चन। 3 हो गया, 4 देखते हैं क्या कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सात वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन सातों लग रहा है ना कि जैसे महारथी है बाबू, समझ रहे हो, इसलिए एनसीईआरटी जरूर बनाओ, आर्य सवाल बनाओ, एनसीईआरटी जरूर बनाओ। और अगर कोई टीचर तुमको बहुत डीपली पढ़ाता है तो एनसीईआरटी हो चाहे आर्य सवाल, कोई तुमको क्या करेगा, दिक्कत नहीं करेगा, ओके। तो पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन 4। क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि इफ अ पॉइंट सी बिटवीन 2 points A and B, such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. AC, explain by drawing the figure. Explain by drawing the figure. समझे? तो क्या है इसमें, कह रहा है क्या कि इफ ए पॉइंट सी बिटवीन 2 points A and B such that AC बराबर BC, सही है ना, AC बराबर BC, AC इक्वल टू क्या, BC, ऐसा दिया हुआ है, ओके। AC इक्वल टू है BC, देन प्रूफ कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन देखिए यहाँ एनसीईआरटी का, कहां दिखा दें, कैसे दिखा दे यार, अच्छा इस साइड है, देखो है ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है। चलिए अब आगे आते हैं। अब इसमें क्या है कि ठीक है भैया तो बनाते हैं, 8 प्रूव करना है इतना, तो सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में लेट कंसिडर a line AB, consider a line AB
and C lie on C lies on AB such that AC बराबर BC। ओके, हमने कहा कि क्या कि सर एक लाइन हमने ड्रा करता है, एक लाइन ड्रा करते हैं ए बी और उस पर सी एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है इस तरह कि ए सी बराबर बी सी है। क्यों बोला ऐसा? देखो, हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहा है। ओके, एक सेकंड रुको तो। चलो सही है, समझे? तो ए जो है ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। अब बताइए, आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे। ओके, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ये लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। तो ये हो गया और ये बी हो गया और यहां पर इस तरह से है कि ए सी बराबर बी सी है। ए सी इक्वल टू क्या है? बी सी बनाया हुआ है, हम नहीं ऐसा बोला। तो अगर एक कंसिडर कर लिए ए सी बराबर बी सी, तो आपको प्रूव करना है कि ए सी हाफ इक्वल टू, एक तो ऐसे प्रूव हो जाएगा सर। लेकिन सर ऐसे प्रूव हो जाएगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा सर। तो सुनिए, बाई यूक्लिड्स एक्सियम की पोस्टुलेट एक्सियम, बाई यूक्लिड एक्सियम नंबर 2, एक्सियम नंबर 2 क्या पढ़ाए थे? बताते हैं। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? बी सी। हम नहीं कह रहे हैं, दिया हुआ है। सॉरी, ए सी बराबर बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। नाउ फ्रॉम बाई यूक्लिड्स एक्सियम 2, यूक्लिड्स एक्सियम क्या? 2, यूक्लिड्स एक्सियम 2। नाउ फ्रॉम यूक्लिड्स बाई यूक्लिड एक्सियम 2, यूक्लिड एक्सियम 2 as we know that क्या? if we add equal in both side, अगर हम दोनों के साइड इक्वल ऐड करते हैं then whole are equal। सही बोले सर, AC इक्वल टू BC है और हम कह रहे हैं हमको चाहिए क्या सर? यहां पर 2 अगर इधर करेंगे तो 2AC, हमको 2AC चाहिए। तो इन दोनों के साइड में हम AC ऐड करेंगे। पढ़ाए हो ना जी? अगर दो इक्वल है, कोई भी चीज इक्वल है, AC बराबर क्या है? BC है, और इसमें हम अगर इक्वल ऐड करते हैं तो होल सारे इक्वल, अभी भी इक्वल होगा। तो इक्वलिट्स सेकंड में ही तो कहता है कि फ्रॉम बाय इक्वलिट्स एक्सियम 2 एज वी नो दैट इफ इक्वल एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल, होल आर इक्वल। होल क्या होगा? इक्वल्स होगा। अगर इक्वल में हम इक्वल ऐड करते तो होल सारे इक्वल। ओके सर, AC प्लस AC 2AC और BC प्लस AC, ध्यान सुनिए, BC प्लस AC क्या होगा? AB। ये हो गया AB। अब इधर से इधर ले जाइए तो AC आई हो जाएगा 1/2 AB। प्रूव हो गया। We have proved what? AC इक्वल टू हाफ ऑफ क्या? AB। ये भी इक्वलिट्स में है कि अगर दोनों को 2 से हाफ है कि ना, अगर इक्वल मतलब कि कोई दुगना है, अगर कोई टर्म है जो इस किसी चीज का दुगना है, जैसे AB है और इसका दुगना है, तो AC क्या रहेगा? इक्वल। इसीलिए AC बराबर क्या होगा? आप बता दो। यहां पर आपको हम समझ आते हैं, लिख सकते हैं AC प्लस क्या? AC बराबर क्या? EAB है, सॉरी 2AC। हाँ, AC प्लस AC क्या है कि नहीं? तो अगर आधा है तो मतलब ये दोनों क्या रहेगा? आपस इक्वल में रहेगा। तो पढ़े किए हाफ किसमें? 7 में, एक्सियम 7 में। ते भी है, लेकिन इतना लिख लीजिएगा तो हम सही है, 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए 5। अरे क्यों मिटा दिए यार, लगता है यही क्वेश्चन है, पूरा नहीं मिटाना चाहिए। चलो मिट गया, अब ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। कह रहा है कि इन क्वेश्चन 4, जो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C is
called a midpoint, a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. अब सुनिए, इसमें दिया हुआ क्या है कि अगर कोई लाइन है, एक क्वेश्चन 4 अभी था ना, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या था कि एक जो था ना लाइन था, क्या था जी? अच्छा, इसमें तो लाइन नहीं बनाया हुआ, ये है और बी है, और इसमें लगता है सी था ना जी। ए था पॉइंट, हाँ मान सी है। अब ये दिया हुआ है तो सी है कि डी है? हाँ, सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, बीचों बीच में होगा। सी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। तो प्रूव कीजिए एवरी लाइन है से एक ही होगा, दो नहीं होगा। अभी कैसे बनेगा सर? तो बहुत आराम से बनेगा। अब इसको हम अपना तरह से बनाते हैं। ओके, तो आप पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए कि लेट टू मिड पॉइंट ऑफ, सॉल्यूशन में आइए, लेट टू मिड पॉइंट, let C and D are two mid point of AB का दो गो C and D क्या है? मिड पॉइंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम जान रहे हैं। और आपका दिया हुआ है कि C मिड पॉइंट है, तो C मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है, आपने खाली एक्स्ट्रा क्या माना कि डी मिड पॉइंट होगा इसका भी। तो मान लेते हैं कि डी यहां पर है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो अगर सी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होता है? जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये है, ए बी है। अगर ये सी मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ए सी बराबर क्या होगा? बी सी। तो सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट। ओके, देयरफॉर AC बराबर क्या हो जाएगा? CB। AC बराबर क्या हो जाएगा? CB, क्योंकि मिड पॉइंट है। जब C मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होगा। ए इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगेन D इज द मिड पॉइंट, D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर AB का मिड पॉइंट है तो अगेन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। AD बराबर BD हो जाएगा। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि AC मिड पॉइंट है, तो AC बराबर क्या होगा? BC। AC बराबर क्या होगा? BC। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही कि मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है ए इक्वेशन आप मान लीजिए 2 मान लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम ना माने हैं कि सी डी मिड पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सी मिड पॉइंट है, तो सी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। AC बराबर क्या हो जाएगा? BC होगा ना। अब समझिए यहां से 2 मिनट, चलिए वो दिया हुआ तो रह दीजिए उसको, अभी उसको मत कीजिए। अब बताइए AB इक्वल टू क्या होगा? AB इक्वल टू क्या होगा? बोलिएगा सर AC प्लस CB BC। और ये दोनों कह रहे हैं कि C मिड पॉइंट है तो AC BC इक्वल है, तो इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2AC। मतलब कि AB बराबर क्या हो गया? 2AC हो गया। इक्वेशन इसको छोड़ दीजिए, इक्वेशन मत मानिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अगेन AB बराबर फिर कह रहे हैं कि D मिड पॉइंट है, तो AD बराबर क्या होगा?
AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर BD हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है, तो दोनों क्या होगा, AD बराबर BD होगा। और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी AD लिख सकते हैं। तो AD प्लस AD क्या हो गया, 2AD हो गया, ये भी हो गया। और AB इक्वल टू 2AD हो गया। इक्वेशन 2 मान लीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। AB इक्वल टू 2AC, AB इक्वल टू क्या, AB इक्वल टू 2AC, और इधर से क्या 2AD, 2 से 2 कैंसिल। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों का LHS इक्वल है। अब कह रहा है AC बराबर AD, बताइए AC बराबर AD कभी होगा, ये कब होगा, जब कॉन्साइड करेगा, है कि नहीं। तो इक्विलिट्स एक्सियम पढ़िए, इक्विलिट का एक्सियम क्या कहा था कि अगर कोई लाइन कॉन्साइड करता है तो इक्वल होगा। तो कॉन्साइड कहां कर रहा है, देखिए ये है ए यहां और ये है ए यहां, तो गलत ना हो गया। ये कॉन्साइड कहां कर रहा है, छोटा हो गया, ये कॉन्साइड पूरा नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट रहता तो दोनों इक्वल होता, ये दोनों मिड पॉइंट होता ना सी और डी, तो दोनों क्या होता, कॉन्साइड कर रहता और इक्वल हो जाता। इक्विलिट्स का है ना, इफ टू लाइंस आर coincide to one another then it is are equal, but here AC not coincide on AD और AD not coincide on here, जो AD है not coincide on AC, ये पूरा coincide नहीं कर रहा, therefore it is not mid point, ये दोनों क्या है, mid point नहीं हो सकता। तो hence it contradict our, लिख लीजिएगा, hence it contradicts our supposition, हम जो माने हैं ना क्या कि सी और डी दो गो मिड पॉइंट है, ये गलत है, लिख देना है ओनली सी इज मिड पॉइंट, ओनली सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, बस आपको इतना ही करना है। अभी मार्कर हटाइए और दूसरा लाइए। देखने से लग रहा है इक्विलिट्स एक लाइन का है, लेकिन हमको तो लगता है कि इसमें इतना स्टेटमेंट है ना, क्या बताएं आपको। तो याद रखिएगा, एक लाइन में एक ही मिड पॉइंट होगा, दो गो नहीं होगा, समझे। अब आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, चलिए भैया देख लेते हैं, खाली फिगर है ही इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 if AC equal to BD then prove that AB equal to CD। हो गया, इसमें क्या बड़ा बात है, इसमें क्या बड़ा बात है, इजी है। क्या है इजी सर, कि सॉल्यूशन आइए, let us consider AC equal to BD, AC equal to BD, पिक्चर है ना जी, तो कंसीडर कहाँ करते हैं, पिक्चर है ये है, तो ये हो गया और ये हो गया D और ये हो गया B और ये हो गया C, दिया हुआ सॉल्यूशन में, गिवन फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर, गिवन फिगर। ओके, और क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू BD दिया हुआ, हम नहीं कर रहे हैं, दिया हुआ है ऐसा। अब बताइए, जब AB इक्वल टू CD दिया हुआ है, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, CD, तो हम अभी आपको पढ़ाए थे कि अगर आपको AB करना है, AB इक्वल टू क्या, CD, तो दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्विलिट्स एक्सियम 3 की 4 3 when if equal
subtracted if equals subtracted ins equal in equals then whole are equal, whole are equal। अगर हम इक्वल चीज में इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल होगा, यही तो कहा है यूक्लिड्स एक्सियम थ्योरी में। अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल में तो इक्वल होगा। तो अच्छी बात है सर, आप कह रहे हो सर AC बराबर क्या BD, आप हम लिख दिए हैं। अब हमको AC बराबर दिया हुआ है BD, इसमें अगर हम AC में BC घटाएंगे तो क्या मिलेगा AB सर। तो ऐसा करते हैं सर, BC सब्ट्रैक्ट इधर भी कर देते हैं और BC सब्ट्रैक्ट इधर भी कर देते हैं, क्योंकि इक्वल है ना बोले हैं, अलग अलग तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिखे है ना जी। एक्सियम थ्योरी में क्या कहता है, इक्वल सब्ट्रैक्टेड इन इक्वल्स इन बोथ साइड देन आर इक्वल। अगर इक्वल से में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल मिलेगा। तो AC में BC सब्ट्रैक्ट किए और BD में भी BC। अब इसको घटा दो, इतना बड़ा में से इतना घटाओगे क्या बचेगा, AB बचेगा और BD में से BC घटा दो, CD बचेगा। Hence proved, now we have proved, लिख देना प्रूव्ड हो गया सर, 6 हो गया सर। चलिए बस आपको इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है y एक्सियम 5 in the list of Euclid Euclid's axiom considered universal truth, Note down in question you have not fifth postulates, फिफ्थ पोस्टुलेट के लिए नहीं दिया गया, एक्सियम के लिए दिया गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा बोलिए। कि y एक्सियम फिफ्थ जो है, पहले पांच जो है पता तो होना चाहिए बच्चा को, पता है ही नहीं, बनाया जा रहा है। देखो फिफ्थ में कहता है कि द होल आर ग्रेटर देन अ पार्ट, यही ना जी, द होल आर ग्रेटर देन अ क्या पार्ट, कहां गया जी, the whole are greater than a part from fifth axiom of postulates। क्या है, whole is greater than a part, जो whole होता है वो हमेशा अपना पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो whole is greater than a part, सही बात है। A universally truth इसलिए because it is universal, because it is correct at everywhere, at any point, everything, everywhere, it is true everywhere। इसका आंसर ये लिखेगा because it is true, ऐसे लिखना, it is true because it is universally accepted। ये पूरा दुनिया में क्या है, accepted है, हर चीज के लिए लागू होता है। it is accepted for all things, हर चीज के लिए। ऐसा नहीं, मान लो हम लोग पिज्जा मंगाते हैं और पिज्जा का अगर मान लो 4 गो स्लाइस होता है, एक स्लाइस को ले लिया तो हमेशा ही बड़ा वाला से ये तो जो पार्ट है वो छोटे रहेगा ना जी। अगर सपोज कर लो आपने एक पिज्जा और लिया, इसका 3 पार्ट कर दिया, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे 3 पार्ट किया, अगर ये पार्ट हमको मिला तो होल से पूरा से क्या होगा, ग्रेटर ही ना होगा। तो इट इज ट्रू बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और इट इज ट्रू फॉर यूनिवर्सल, सब के लिए क्या है, सही हो, हर जगह, ये हर जगह क्या है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, इट इज ट्रू फॉर क्या, एवरीथिंग, एंड इट होल्ड्स एवरीथिंग इन द इनवर्स। इनवर्स में हर चीज को क्या करता है, होल्ड करता है। बस नहीं लिख दीजिएगा, इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, इस सब के लिए क्या है, सही है। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रू। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब कुछ नहीं, इतना पढ़ लीजिएगा बस, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर कुछ बात रहेगा तब बताइएगा, मैं बता दूंगा जब PYQ कराऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, उसी से आएगा। ओके,
तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा शेयर बेयर करो, समझे, और थोड़ा आगे बढ़ाओ चैनल को, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, क्या बोलें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।